18 साल की रिच हैरिस यूनसंग स्कूल से घर वापस आती है और अचानक वो अपने पापा को किसी और के साथ बहुत ही अजीब हालत में देख लेती है। और शॉक की बात तो यह है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उनके फैमिली की बहुत ही ट्रस्टेड इंसान है जो उनके कंपनी में काफी हाई पोजीशन पर काम करती है। यूनसंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो इतनी शॉक हो जाती है और अपने पापा का ये बिट्रेयल बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वहां से रोते हुए भागने लगती है। फिर 3 मिनट बाद वो चालाक औरत एकदम चिल होकर बाहर आती है उससे बात करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन करती, यूनसंग सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पर दूसरी तरफ वो औरत भी कोई बेचारी नहीं थी। वो उल्टा उसे सुनाने लगती है कि वो उसके पापा से प्यार करती है और उसकी माँ तो बस नाम की पत्नी है। वो औरत यूनसंग को सीधा धमकी देती है कि अगर वो नहीं चाहती कि उसके पापा को पता चले कि वो यहाँ आई थी तो वो चुपचाप यहाँ से चली जाए, वरना सबके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तभी दूसरी तरफ यूनसंग की माँ भी उसी विला के पास आ जाती है। वो अपने पति की गाड़ी वहां खड़ी देखती है जिसे तो ऑफिस में होना चाहिए था, तो वो हैरान रह जाती है और उसे कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो आदमी बिल्कुल अनजान बनते हुए उसे साफ झूठ बोल देता है कि वो अभी अपनी कंपनी में काम कर रहा है। अब क्योंकि उसका हस्बैंड हमेशा बिजी रहता था और उसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था, तो माँ डिसाइड करती है कि वो अंदर जाकर देखेगी आखिर माजरा क्या है। पर जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ाती है, अचानक उसकी टक्कर यूनसंग से हो जाती है। माँ उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और बताती है कि उसने पापा की कार देखी पर पापा कह रहे हैं कि वो ऑफिस में है। ये सुनकर यूनसंग अंदर ही अंदर डर जाती है और बात पलटते हुए कहती है कि शायद पापा बहुत थक गए होंगे, इसलिए अकेले में थोड़ा रेस्ट करना चाहते होंगे। अपनी माँ को इस बड़े झटके से बचाने के लिए यूनसंग सच छुपा लेती है। इसके बाद अपनी माँ का मूड ठीक करने के लिए वो उन्हें स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाती है। खाते खाते वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो ये सब छोड़कर उसके साथ फॉरेन शिफ्ट होना चाहेंगी, क्योंकि यूनसंग सच में चाहती थी कि उसकी माँ की लाइफ बहुत ही साद है। असल में सालों पहले इस रिच फैमिली के इकलौते बेटे गो ताएसंग को जंगयॉन पसंद आ गई थी और उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। बस इसी वजह से वो स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग सास जंगयॉन से सख्त नफरत करती थी। उसे लगता था कि ये गरीब घर की लड़की उसके बेटे के लायक ही नहीं है। शादी के इतने सालों बाद भी इस फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ तक कि घर की मेड की इज्जत उससे ज्यादा थी। फैमिली के बाकी सब लोग कंपनी में काम करते थे, यहाँ तक कि यूनसन भी कंपनी की एयर तय हो चुकी थी। सिर्फ जंगयॉन ही घर पर रहकर सबके लिए तीनों टाइम का खाना बनाती थी। पर ससुराल वालों की नजर में उसकी कोई औकात नहीं थी। उसकी सास तो उसे सीधा मुंह पर ताने मारती थी। बेचारी को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने तक की परमिशन नहीं थी और उसका मामाज बॉय हस्बैंड तो कभी उसके लिए स्टैंड ही नहीं लेता था। एक गरीब लड़की का रिच फैमिली में शादी करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है ना। 20 साल की शादी में उसे बस सास के ताने ही मिले हैं। वो इस घर में एक नौकरानी से भी बदतर है और उसकी सास यहाँ की महारानी है जिसके हुक्म के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। फिर अगले दिन एक आर्ट गैलरी की ओपनिंग सेरेमनी में पूरी फैमिली रिबन कट करने वाली होती है कि अचानक सास सबको रोक देती है और अपने बेटे से जंगयॉन को बुलाने को कहती है। ये देखकर वो चालाक औरत मन ही मन मुस्कुराने लगती है और वहां से चुपचाप खिसक जाती है। दूसरी तरफ बेचारी जंगयॉन, जिसे कुछ पता ही नहीं था, वो बहुत ही सिंपल कपड़ों में ड्रिंक्स अरेंज कर रही होती है। तभी एक बहुत ही बदतमीज औरत उसे नीचा दिखाते हुए उसके पास कचरा फेंक देती है। उस औरत को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो जिनवांग ग्रुप की बहू है। पर जब उसे एक सर्वेंट से जंगयॉन की असलियत पता चलती है तो वो घबराकर हड़बड़ी में जंगयॉन के ऊपर ही रेड वाइन गिरा देती है। ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो चालाक औरत माँ होंगजू ने ही उसे जंगयॉन को परेशान करने भेजा था। तभी माँ होंगजू वहां आ जाती है और जंगयॉन को वॉशरूम ले जाकर बहुत प्यार से अपना जैकेट उसे पहनने दे देती है। बेचारी जंगयॉन को तो उसकी असलियत पता ही नहीं थी। वो तो उल्टा उसकी मदद के लिए बहुत ग्रेटफुल फील करने लगती है। पर जंगयॉन अपनी सास के इस अचानक बदले हुए बर्ताव से बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी उसे ऐसे पब्लिक इवेंट में आने ही नहीं दिया था, तो आज क्यों बुलाया, उसे अंदर ही अंदर कुछ अजीब लग रहा होता है। और फिर रात को इवेंट में सास एक ऐसा शॉक देने वाला अनाउंसमेंट करती है कि सब हिल जाते हैं। वो उस गैलरी के डायरेक्टर की पोजीशन, जिसके लिए उनके तीनों बच्चे लड़ रहे थे, वो सीधा जंगयॉन को दे देती। वहां खड़ी माँ होंगजू मन ही मन सोच रही होती है कि तुम इस लायक भी हो। अब ये बात तो साफ थी कि सास जानबूझकर बेचारी जंगयॉन को अपने फैमिली पॉलिटिक्स और वॉर में घसीट रही थी। इसीलिए इवेंट में उसके पति और बेटी के अलावा कोई भी उसके लिए खुश नहीं था। सब जल भुन रहे थे और बस ऊपर ऊपर से उसे कंग्रेचुलेशंस बोल रहे थे, क्योंकि अगले दिन उसके बेटे की डेथ एनिवर्सरी थी और जंगयॉन अपने बेटे को इतना मिस कर रही थी कि वो भी उन सब के साथ उसकी कब्र पर जाना चाहती थी। गो ताएसंग भी अपनी माँ से उसके लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सास का हुक्म तो पत्थर की लकीर था, कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता था।
मजबूरन जंग यौन को वापस घर जाकर अपनी सास के लिए उनका फेवरेट सूप बनाना पड़ता है। लेकिन अपने बेटे की उस दर्दनाक कार एक्सीडेंट की यादों में खोई हुई जंग यौन अचानक एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेती है। कुछ भी हो जाए, उसे अपने बेटे को एक बार देखना ही था। एक माँ की हालत यहाँ कितनी लाचार है ना, अपने ही बेटे की डेथ एनिवर्सरी पर वो उसे देखने तक नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी सास का मानना था कि अपनी जान देकर भी उसे उनके इकलौते पोते को बचाना चाहिए था। 3 साल पहले जब जंग यौन अपने बेटे के साथ घूमने गई थी तो एक भयानक एक्सीडेंट में उसके बेटे की जान चली गई। जंग यौन अपने बेटे की ठंडी बॉडी को गले लगाकर रो रो कर कई बार बेहोश हुई थी। अगर उसके बस में होता तो वो खुशी खुशी अपने बेटे की जगह मर जाती, पर सबको यही लगता था कि बेटे को बचाने के लिए उसे मरना चाहिए था। तब से वो इस रिच फैमिली के लिए एक मुजरिम बन गई थी। उसे ना तो बेटे का नाम लेने की इजाजत थी और ना ही उसे देखने जाने की। वो चुपके से उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच तो जाती है, पर सास उसे पकड़ लेती। दर्द उनसे कहीं ज्यादा है। आखिर में वो घमंडी सास बस इतना बोलकर वहां से चली जाती है कि मैंने तुम्हें अभी तक इस घर में रखा हुआ है। लेकिन थैंक गॉड जंग यौन की बेटी यूनसन बहुत ही प्यारी और केयरिंग थी। अपनी मां को उदास देखकर वो हर कदम पर उनके साथ रहती है, उन्हें शॉपिंग पर ले जाती है ताकि उनका मूड ठीक हो सके। वो तो अपनी मां को लेकर कहीं बहुत दूर चले जाना चाहती थी, क्योंकि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा अपनी मां से ही प्यार करती थी। फिर रात को जब गो तायसंग घर आता है तो उसकी मां को उसके कपड़ों से किसी औरत के परफ्यूम की महक आती है, पर वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। बस इतना कहती है कि इन औरतों के साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप मत रखना, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा अपने मरे हुए बेटे का गम भुलाने के लिए ये सब कर रहा है। मतलब हद है। ये सास तो कितनी बड़ी हिपोक्रेट निकली। बेटे का बाहर अयाशी करना उसे दर्द भुलाने का तरीका लगता है, और जब बहू खून के आंसू रोती है तो उसे मरने के ताने देती है। अगले दिन यूनसंग पूरे गुस्से में अपने पापा गो तायसंग के ऑफिस पहुंच जाती है। वो सीधा उनसे पूछती है कि वो उसकी मां को धोखा क्यों दे रहे हैं, और बता देती है कि उसने उन्हें और मां होंगजू को विला में एक साथ देख लिया था। उसे लगता था कि उसके पापा सबसे अलग और अच्छे हैं, पर वो तो फालतू के बहाने बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ जंग यौन ने पूरे 1 महीने की मेहनत से अपनी बेटी की एंगेजमेंट के लिए एक बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई थी, पर अचानक से वो मां होंगजू बीच में आ टपकती है और कहती है कि वो यूनसंग को एक फॉरेन डिजाइनर की ड्रेस गिफ्ट करेगी। ये देखकर वो घमंडी सास उस डिजाइनर को जंग यौन की बनाई हुई ड्रेस को कूड़े में फेंक दे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सस्ती ड्रेस यूनसंग के स्टेटस के लायक ही नहीं है। तभी वो चालाक मां होंगजू उसके पास आकर फेक सिंपैथी दिखाती है और माफी मांगने का नाटक करती है कि उसे यूनसंग के लिए ड्रेस नहीं लानी चाहिए थी। वो उसे दुनिया की सबसे अच्छी औरत बुलाती है, पर जंग यौन को उसके इस घटिया नाटक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो चुपचाप अपने सिलाई वाले कमरे में चली जाती है। पर वहां जाकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस अच्छी मेड ने ड्रेस को फेंका नहीं था, बल्कि छुप कर उसके कमरे में रख दिया था। रात को जब यूनसंग घर आती है और अपनी मां को उसी कमरे में थका हुआ सोता देखती है तो वो बहुत प्यार से उन्हें ब्लैंकेट ओढ़ाती है। अपनी मासूम सी मां को ऐसे सोते हुए देखकर यूनसंग को अचानक अपनी दादी की वो बात याद आ जाती है, जहां उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उसने ये शादी तोड़ी तो वो उसकी मां को धक्के मारकर घर से निकाल देंगी। यूनसंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद इस बिजनेस डील वाली शादी का मोहरा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं दादी उसकी मां को परेशान न करे। बहुत सोचने के बाद वो अपनी मां की बनाई हुई ड्रेस लेती है और गाड़ी चलाकर शहर से बाहर चली जाती है और पूरी रात वापस नहीं आती। फिर अगले दिन यूनसंग उसी मां होंगजू की दी हुई ड्रेस पहनकर वापस आती है। वो जंग यौन को देखते ही गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। जंग यौन को लगता है कि शायद बेटी अपनी सगाई की वजह से नर्वस और इमोशनल हो रही है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती। तभी वो डायन मां होंगजू हाथ में फूल लेकर वहां भी अपनी शक्ल दिखाने आ जाती है। वो झूठी खुशी दिखाते हुए कहती है कि जंग यौन की बेटी कितनी सुंदर लग रही है, पर यूनसंग उसे इतने गुस्से से घूरती है कि उसे वहां से चुपचाप खिसकना ही पड़ता है। इसके बाद जब जंग यौन गेस्ट को अटेंड करने जाने लगती है तो अचानक यूनसंग उसे पीछे से आवाज लगाती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, आपको मुझ पर भरोसा है ना। बेचारी जंग यौन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी उससे आखिरी बार गुड बाय कह रही है। उसे लगता है कि वो बस ऐसे ही प्यार जता रही है। इसके बाद यूनसंग पूरे गुस्से में उन फूलों को डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ सगाई की तैयारियों में बिजी गो तायसंग को मां होंगजू का एक धमकी भरा मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर वो उससे सीढ़ियों के पास मिलने नहीं आया तो वो सबके सामने उनके रिलेशनशिप का सच उगल देगी। मजबूरी में उसे वहां छुपते छुपाते जाना पड़ता है। वहां जाते ही दोनों में बुरी तरह बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि मां होंगजू के इरादे बहुत खतरनाक थे। वो अब छुपकर उसकी आशिक नहीं रहना चाहती थी। वो सीधे गो तायसंग की मां को सब सच बताने की धमकी देती है, पर गो तायसंग तो अब बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। दोनों आपस में बुरी तरह लड़ ही रहे होते हैं कि तभी जंग यौन अपने पति को ढूंढते हुए वहां आ जाती है।
नीचे से लोगों की आवाज सुनकर वो जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक उसका पैर अपनी ही ड्रेस पर पड़ता है और वो जोर से नीचे गिर जाती है। गो तायसंग घबराकर तुरंत जंगयॉन को उठाने भागता है और उसे वापस ले जाता है, लेकिन सबसे बड़ा शॉक तो तब लगता है जब एंगेजमेंट शुरू होने वाली होती है और सबको पता चलता है कि यूनसंग तो वहां है ही नहीं, वो पूरी तरह गायब है। मजबूरी में सगाई कैंसिल करनी पड़ती है, जिससे उस घमंडी फैमिली की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि बाहर मीडिया वाले इसी खबर को कवर करने के लिए तैयार खड़े थे। इस वजह से कंपनी के शेयर्स और रेप्यूटेशन दोनों गिरने लगते हैं। अब पूरा परिवार बस इसी टेंशन में था कि कंपनी का लॉस कैसे कवर किया जाए। किसी एक इंसान को भी यूनसंग की सेफ्टी की फिक्र नहीं थी। सिर्फ एक मां थी, जंगयॉन, जिसे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी कभी भी बिना वजह ऐसा पागलपन नहीं करेगी। पर वो जालिम सास इस सबका ब्लेम भी जंगयॉन के सिर फोड़ देती है और उसे बुरी तरह सुनाने लगती है कि वो अपनी बेटी को तमीज तक नहीं सिखा पाई। उस 18 साल की बेचारी रिच हैरिस ने अपने ही पापा को किसी और के साथ रोमांस करते हुए देख लिया था, पर वो चाहकर भी अपनी मां या फैमिली को ये बात नहीं बता पाई, क्योंकि उसे पता था कि उसका परिवार कितना मतलबी है। अगर वो बताती तो वो लोग सारा ब्लेम घुमा फिराकर उसकी गरीब मां पर ही डाल देते। घर की इकलौती पोती होने के बावजूद वो अपनी दादी की उस जबरदस्ती वाली ब्लिंड डेट और मैरिज से खुद को नहीं बचा पा रही थी। इसी वजह से अपनी फैमिली से पूरी तरह तंग आकर वो सगाई वाले दिन ही अचानक गायब हो गई। लेकिन उसके इस घटिया परिवार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सब ऐसे चिल होकर काम की बातें कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादी ने मीडिया में तो खबर उड़ने से रोक दी, पर अपनी पोती को ढूंढने के लिए एक इंसान तक नहीं भेजा। इधर उसकी मां लगातार कई दिनों से अपनी बेटी की राह देख रही थी। रो रोकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। पर उसके ससुराल वाले अभी भी उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे थे और उससे घर के काम करवा रहे थे। किसी को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि जंगयॉन ने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है। ऊपर से उसका पति गो तायसंग उसे ही ताने मार रहा था कि वो फालतू का ड्रामा कर रही है और उसकी मां के सामने उसकी नाक कटवा रही है। पर एक मां होने के नाते वो अपनी बेटी को ऐसे खतरे में कैसे छोड़ सकती थी? एक मां अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? तो वो गो तायसंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो दादी को बिना बताए पुलिस को बुला ले, ताकि पुलिस उनकी बेटी को ढूंढने में मदद कर सके। पर तभी उनकी ये पूरी कॉन्वर्सेशन दरवाजे के बाहर टेलीफोन बजने लगता है। जंगयॉन तुरंत सबको रोकते हुए खुद फोन उठाती है और गेस व्हाट, फोन सच में यूनसंग का ही था। पर यूनसंग बस इतना बता पाती है कि वो सेफ है और मां आई लव यू बोलती है। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है जो उसे जल्दी फोन काटने के लिए कहता है। जंगयॉन फोन पर रो रोकर चिल्लाती रहती है, पर कोई उसे नहीं बताता कि उसकी प्यारी बच्ची आखिर है कहां। जंगयॉन को अंदर से बहुत अजीब और गलत फीलिंग आ रही थी। वो बार बार पुलिस बुलाने की जिद करती है, पर उसकी ननद को लगता है कि यूनसंग ने बाहर कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है और ये सब बस एक फालतू का नाटक है। और सास का तो अलग ही लेवल था। उन्हें लगता है कि जंगयॉन पागल हो गई है और बकवास कर रही है। वो तायसंग को ऑर्डर देती है कि वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। कहने को तो वो उसे रेस्ट करने भेज रही थी, पर असल में वो उसे कंट्रोल करना चाहती थी। ये सब सुनकर बेचारी जंगयॉन इतना बड़ा शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। बेचारी को सच में हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। नींद में भी वो बार बार अपनी बेटी को ही देखती है, पर सपने में यूनसंग बिना कुछ बोले बस रो रही होती है। जैसे ही जंगयॉन की आंख खुलती है, वो चुपके से पुलिस स्टेशन जाने के लिए हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, पर बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तभी गो तायसंग का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने सीक्रेटली अपनी बेटी को ढूंढने के लिए लोग लगा दिए हैं। तब जाकर जंगयॉन शांत होती है और घर वापस आती है। पर घर आते ही वो घमंडी सास उसे देखते ही फिर से भड़क जाती है और गालियां देना शुरू कर देती है। सास उसे धमकी देती है कि मेरे सामने रोने धोने की जरूरत नहीं है, और ये सारा सीन गो तायसंग का भेजा हुआ डिटेक्टिव छुपकर देख रहा होता है। ये देखकर उस डिटेक्टिव को भी बहुत धक्का लगता है, क्योंकि वो डिटेक्टिव कोई और नहीं बल्कि जंगयॉन का फर्स्ट लव था। सच में अमीर घर में शादी करने वाली लड़कियों की लाइफ क्या हमेशा परफेक्ट होती है? जरा इस औरत की लाइफ देख लो। 20 साल की शादी के बाद भी इसकी वैल्यू घर के नौकरों से कम है। आए दिन वो डोमिनेटिंग सास उसे मारती पीटती है, यहां तक कि जब उसकी खुद की बेटी गायब है तो उसे पुलिस तक बुलाने का हक नहीं है। और तो और उसे अपने आंसू पीकर पूरे परिवार के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात तो ये है कि वो बेचारी दिन भर अपनी बेटी को वो बस चुपचाप एक कोने में छुप जाती है। जब गो तायसंग उस चालाक औरत से पीछा छुड़ाकर बाहर आता है, वो देखता है कि जंगयॉन दरवाजे के पास एकदम सुन्न खड़ी है। एक पल के लिए तो इन तीनों के बीच बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है, पर वो मां होंगजू तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बहाना बनाती है कि वो गो रिप्रेजेंटेटिव को फाइल्स देने आई थी और उल्टा झूठी हमदर्दी दिखाते हुए जंगयॉन से पूछती है कि क्या उसके हाथ में चोट लगी है।
उसकी इस कमाल की एक्टिंग और बिना डरे झूठ बोलने के तरीके को देखकर जंग यौन भी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाती है कि शायद अभी जो उसने देखा वो सच नहीं था। लेकिन तभी जंग यौन की नजर मा होंगजू के गले पर पड़ती है। उसके गले में बिल्कुल वैसा ही रूबी नेकलेस था जैसा जंग यौन के पास था। ये देखकर जंग यौन का दिल बुरी तरह टूट जाता है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है और वो मा होंगजू गो तायसंग के सामने अपना वो इनोसेंट नाटक करके बड़ी आसानी से वहां से खिसक जाती है, जबकि जंग यौन वहीं जमीन पर शॉक में बैठी रह जाती है। लेकिन जब वो थोड़ा शांत होती है तो उसका गुस्सा उससे पूछती है कि क्या वो सच में अपनी बेटी से प्यार करता भी है, क्योंकि जंग यौन को हमेशा से यही लगता था कि यूनसंग अपने पापा से डिसअपॉइंटेड होकर ही घर छोड़कर गई है। लेकिन आज भी वो इंसान अपनी गलतियों को मानने के बजाय जब वो बेचारी अपनी बेटी को ढूंढने गई थी तो वो पीछे से मा होंगजू जैसी औरत को घर ले आया। हालांकि तायसंग बार बार झूठ बोलता है और इस बात को डिनाई करता है, पर जंग यौन अब उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन सच तो ये था कि इस बार मा होंगजू को तायसंग ने नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद जानबूझकर उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने आई थी। जब मा होंगजू ऑफिस में चेयरवुमन को रिपोर्ट दे रही होती है तो चेयरवुमन को उसके पास से एक जानी पहचानी परफ्यूम की स्मेल आती है, क्योंकि उन्होंने यही सेम स्मेल अपने बेटे के कपड़ों से भी नोटिस की थी। तो वो ताना मारते हुए कहती है कि दिया तले अंधेरा होता है। बेचारी मा होंगजू को उनकी बात कुछ समझ नहीं आती और वो चुप रहती है, पर उससे कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं होती। उसके जाने के बाद चेयरवुमन तुरंत एक कॉल मिलाती है और उस आदमी को ऑर्डर देती है कि वो मा होंगजू की डेली एक्टिविटीज और वो किससे मिलती हैं सब पर नजर रखे। अगले दिन जब मा होंगजू अपने ख्यालों में खोई हुई बहुत खुश हो रही होती है, तभी जंग यौन की वो दबंग ननद वहां आती है और सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अगर आपको लग रहा है कि ननद ये सब जंग यौन का बदला लेने के लिए कर रही थी तो आप बिल्कुल गलत है। वो तो बस इसलिए डर रही थी कि अगर मा होंगजू और गो तायसंग एक हो गए तो वो कंपनी में उसकी पोजीशन के लिए खतरा बन जाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मा होंगजू कितनी चालाक है। वो उल्टा गो तायहई को अपना प्लान बता देती है और बहुत ही मीठी मीठी बातें करके उससे मदद मांगती। वो उसे प्रॉमिस करती है कि अगर वो उसे वो हासिल करने दे जो वो चाहती है तो बदले में वो पूरी जान लगा के कंपनी हासिल करने में उसकी मदद करेगी। पर तायहई तुरंत हाँ नहीं बोलती, क्योंकि वो अभी भी उसे टेस्ट करना चाहती थी। दूसरी तरफ जंग यौन अपनी लाइफ के टेंशन से इतनी परेशान थी कि वो शांति ढूंढने चर्च पहुंच जाती है। पर जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है कि यूनसंग साइड वाले दरवाजे से भाग रही है। जंग यौन भागकर उसके पीछे जाती है, पर बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है कि शायद अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करने की वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे, पर सच में यूनसंग वहां आई थी। इसके बाद जंग यौन डिसीडे करती है कि वो अब चुप नहीं बैठेंगी। वो मा होंगजू वाला सेम ज्वेलरी पहनकर अपना हद जताने पहुंच जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, जंग यौन पूरे स्वैग में उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और उससे पूछती है कि वो गो तायसंग के पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन मा होंगजू भी बहुत बेशर्म थी। उसने बिना डरे साफ साफ कह दिया कि उसे गो तायसंग का पैसा चाहिए जो उसके सारे सपने पूरे कर सकता है। और वो जंग यौन से कहती है कि वो चुपचाप पीछे हट जाए और जिनवांग फैमिली की बहू की कुर्सी उसके लिए छोड़ दे। इस बार जंग यौन डरी नहीं, बल्कि उसने सीधा सीधा उसे टक्कर ली। उसने साफ कह दिया कि मैं एक बेटा खो चुकी हूं और अब अपनी बेटी खोने के डर में जी रही हूं, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। एक पल के लिए तो मा होंगजू भी जंग यौन का ये कड़क और निडर रूप देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने तो आज तक जंग यौन को बस एक डरी हुई और कमजोर हाउसवाइफ के रूप में ही देखा था। और आज वो इतने कॉन्फिडेंटली पलटवार कर रही थी तो वो मन ही मन तय कर लेती है कि उसे किसी भी तरह जंग यौन को हराना ही होगा। पर उसे क्या पता था कि जंग यौन बस बाहर से स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग कर रही थी। जैसे ही मा होंगजू वहां से जाती है, जंग यौन पूरी तरह टूट जाती है और कुर्सी पर गिर पड़ती है। फिर वो गुस्से में वो ज्वेलरी उतारकर फेंक देती है जो मा होंगजू जैसी थी। उसी टाइम मा होंगजू रास्ते में चल रही होती है और अपने ही ख्यालों में बड़बड़ा रही होती है कि तभी जंग यौन की वो प्रोटेक्टिव छोटी ननद अचानक से सामने आती है और उसके बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू। दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ चुकी होती है और आसपास काफी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी होती है। जब वो मुश्किल से उन दोनों को अलग करती है तो तायरान जंग यौन से कहती है कि वो तुरंत मा होंगजू को नौकरी से निकाल दे। पर जंग यौन बहुत हेल्पलेस फील करती है, क्योंकि उसे पता था कि कंपनी में उसके पास कोई रियल पावर नहीं है। सच कहूं तो उसकी पावर मा होंगजू से भी कम थी, तो वो अपनी सास की खास एम्प्लॉई को कैसे निकाल सकती थी। इसलिए वो बस अपनी छोटी ननद को गुम हो जाती है और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर जब सास उन तीनों को अपने ऑफिस बुलाती है तो तायरान सोचती है कि उसकी माँ जंग यौन का सपोर्ट करेगी और मा होंगजू की क्लास लेगी, पर सास तो उल्टा जंग यौन को ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ये देखकर तायरान को बहुत गुस्सा आता है और वो जंग यौन के लिए स्टैंड लेती है। वो चिल्लाकर पड़ना चाहिए था,
पर इस बार सास जंग यौन को एक और जोरदार थप्पड़ जड़ देती। सास कहती है कि तुम एक ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव की पत्नी हो और अगर तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग तमाशा करते हैं तो ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। इस बार सास का रवैया मां होंगजू और जंग यौन के लिए बिल्कुल अलग था। मां होंगजू उनके लिए पैसा कमाने वाली एक मशीन थी, जबकि जंग यौन बस एक कमजोर बहू थी जिसे वो जब चाहे नीचा दिखा सकती थी। इसलिए उन्होंने मां होंगजू को एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसे वापस काम पर जाने को कह दिया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जंग यौन को सबके सामने कितनी बेइज्जती फील हो रही है। सच में अमीर घर की बहू बनना कोई आसान काम नहीं है। बाहर वाले तो बेइज्जती करते ही हैं, पर सास भी उल्टा बाहर वालों का ही साथ देती है। इसी वजह से मां होंगजू का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था। अपनी सास और उस चालाक औरत के जाने के बाद जंग यौन इतनी बेबस हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली होती है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर शहर के बाहर चली जाती है। इधर ताएरान को उसकी फिक्र होती है तो वो गो ताएसंग को सब कुछ बता देती है। गो ताएसंग को पता था कि जंग यौन अभी उससे नहीं मिलना चाहेगी, तो वो जंग यौन के भाई को उसे ढूंढने और समझाने के लिए भेजता है और खुद अपनी मां के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो जंग यौन को ऐसे बेइज्जत ना करे और उसे उसकी पोजीशन और रेस्पेक्ट वापस दे। पर इस पर जिन जू रान सास उसे ही ताना मारती है कि क्या वो खुद को कंपनी का मालिक समझने लगा है जो अपनी चेयरवुमन को ऑर्डर दे रहा है। ये सुनकर ताएसंग एकदम चुप हो जाता है। दूसरी तरफ जंग यौन इस पूरी बेइज्जती के बाद गो ताएसंग से इतनी नफरत करने लगती है कि उसे मन कर रहा था कि वो उसे जान से मार दे, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ था। मैंने आज तक इतनी स्ट्रिक्ट सास कभी नहीं देखी। अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो वो सीधा थप्पड़ मारती है, पर जब बेटा कोई गलती करता है तो बस प्यार से समझा के छोड़ देती है। हालांकि वो अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर जब उसे पता चलता है कि कोई औरत उसके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है तो वो अपनी बहू की जगह उसे सीधा करने का फैसला करती है। एक दिन वो उस औरत को अपने ऑफिस बुलाती है और उसे वार्निंग देती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे। वो सीधा मुंह पर बोल देती है कि तुम्हारे जैसी लो क्लास औरतें उनके घर में सिर्फ नौकरानी बनने के लायक हैं, क्योंकि इस अमीर सास ने पहले ही उसके पूरे बैकग्राउंड की डिटेल निकाल ली थी और उसे पता चल गया था कि ये सब वो अपनी मां की तरह ही कर रही है। मां होंगजू उनके सामने तो ऐसे डरी हुई होने की एक्टिंग करती है, पर असल में उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात को वो फिर से ताएसंग को कॉल करती है, पर ताएसंग तो बार में बुरी तरह नशे में धुत पड़ा था। बार का बारटेंडर जब देखता है कि फोन लगातार बज रहा है तो वो किसी तरह मुश्किल से उसे अपने घर लेकर आती है, पर नशे में भी ताएसंग बस जंग यौन का ही नाम ले रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहती है कि वो जंग यौन नहीं मां होंगजू है। और बस ये एक नाम सुनकर ही ताएसंग को इतना गुस्सा आता है कि वो मां होंगजू को धमकी देता है कि वो जंग यौन पर नजर डालना या उसे परेशान करना बंद कर दे, वरना वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचता है। घर आने पर जब वो देखता है कि जंग यौन का बर्ताव उसके लिए पहले जैसा ही ठंडा और रूखा है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब और अकेला फील होता है। वो जबरदस्ती जंग यौन को अपनी बाहों में खींच लेता है। एक इंसान इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था और दूसरी असलियत से भागने की कोशिश कर रही थी। शायद जब लोगों के बीच दूरियां आ जाती हैं तो उन्हें मिटाना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। और रही सही कसर वो चालाक मां होंगजू पूरी कर देती है। वो जानबूझकर आग में घी डालने के लिए कॉल करती है। वो जंग यौन से कहती है कि ताएसंग अभी अभी उसके पास से ही घर गया है और वो जंग यौन को ताने मारते हुए कहती है कि वो अपने पति के लिए हंगोवर सूप बना दे। अब जंग यौन तो पहले ही गुस्से से पागल थी, वो भी उसकी इस बकवास पर यकीन कर लेती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर जंग यौन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और पूरी फैमिली के सामने अपनी बड़ी ननद को करारा जवाब दे देती है। ये देखकर ताएसंग भी शॉक रह जाता है कि उसे अचानक क्या हो गया। यार, इस औरत की लाइफ सच में कितनी बर्बाद है। बेटी को गायब हुए इतने दिन हो गए हैं पर ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर से उन्होंने किसी को ये बात बताने से भी मना किया हुआ है। मजबूरी में जंग यौन ससुराल वालों से छुपकर खुद ही सड़क पर बेटी के मिसिंग पोस्टर्स बांटने लगती है। पर किस्मत खराब, तभी उसकी वो दबंग ननद उसे देख लेती है। वो उसे खींचकर एक तरफ ले जाती है और बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती है। ननद को लगता है कि जंग यौन जिनवांग ग्रुप की बहू होकर भी सड़क पर ऐसे चीप काम कर रही है। उसे लगता है कि इससे सिर्फ कंपनी का नाम खराब होगा और यून संग को ढूंढने में कोई मदद नहीं मिलेगी। तो वो जंग यौन को ऑर्डर देती है कि वो अभी के अभी घर जाए और उसकी मां यानी सास से माफी मांगे। सच कहूं तो इसमें जंग यौन की भी गलती थी। वो हमेशा इतनी दबी दबी और कमजोर बनी रहती थी कि घर का कोई भी इंसान जब चाहे उसे थप्पड़ मार देता था। लेकिन इस बार बड़ी ननद ने एक मां की तड़प और हिम्मत को बहुत हल्के में ले लिया था। जंग यौन साफ कह देती है कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो अपना रुतबा क्या, अपनी जान देने से भी एक सेकंड पीछे नहीं हटेगी। ननद उसका ये अचानक बदला हुआ निडर रूप देखकर घबरा जाती है
उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो तुरंत अपनी माँ जंगयोन की सास को कॉल करके सारा मैटर हैंडल करने को कहती है। अब सबको पता था कि उस घमंडी सास के लिए कंपनी की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। जैसे ही उन्हें जंगयोन की इस हरकत का पता चलता है, वो गुस्से से पागल हो जाती है और तुरंत अपने गार्ड्स को भेजकर उसे जबरदस्ती घर उठवा लेती है। हद तो तब हो जाती है जब वो घमंडी सास उसका मोबाइल भी छीन लेती है ताकि वो बाहर किसी से भी कांटेक्ट ना कर सके। जब ताएसंग को पता चलता है कि जंगयोन को कमरे में बंद कर दिया गया है, तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है। एक तरफ वो अपनी माँ से खफा था कि वो उसकी पत्नी को किसी मुजरिम की तरह ट्रीट कर रही है, और दूसरी तरफ वो जंगयोन से भी चिढ़ा हुआ था कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही। वो मन ही मन सोचता है कि उसने ऑलरेडी यूनसंग को ढूंढने के लिए सीक्रेट एजेंट्स लगा दिए हैं, फिर भी जंगयोन बाहर जाकर फालतू का तमाशा खड़ा कर रही है। वक्त बीतता जा रहा था, तभी अचानक जंगयोन को याद आता है कि यूनसंग का एक फेवरेट बैंड था जिसका आज रात एक कॉन्सर्ट होने वाला था। उसे लगता है कि शायद वहां यूनसंग के बारे में कोई क्लू मिल जाए, तो वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है और बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी ये हालत देखकर उसकी दयालु छोटी ननद को तरस आ जाता है और वो चुपके से दरवाजा खोल देती है। जंगयोन घर से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। किस्मत से उसी वक्त जंगयोन का फर्स्ट लव यानी वो डिटेक्टिव मिन जुन ह्योक घर के बाहर खड़ा होता है। वो उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहां से भाग निकलता है, और ये पूरा सीन ताएसंग ऑफिस से घर आते हुए देख लेता है। वो गार्ड्स को वहीं रुकने का ऑर्डर देता है और खुद जंगयोन की गाड़ी का पीछा करने लगता है। पीछा करते वो एक छोटी सी गली में बने क्लब के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो मिन जून ह्योक पर भड़क जाता है और उससे पूछता है कि वो उसकी पत्नी को ऐसी जगह क्यों लाया है। वो जंगयोन को भी डांटता है कि उसने मां के ऑर्डर्स क्यों तोड़े। ये सब सुनकर जंगयोन पूरी तरह एग्जास्पराते हो जाती है। वो ताएसंग को ताना मारते हुए पूछती है कि क्या जिनवांग फैमिली कोई जेल है जहां कोई सास अपनी बहू को जब चाहे बंद कर सकती है। हालांकि ताएसंग जंगयोन का दर्द समझता था, पर बचपन से उसके दिमाग में यही भरा गया था कि उसकी मां की बात पत्थर की लकीर है और कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता। वो अपनी मां को ही भगवान मानता था। जंगयोन रोते हुए कहती है कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अगर उसे भगवान से भी लड़ना पड़ा तो वो लड़ेगी। अगर यूनसंग सेफ वापस आ जाती है तो वो भगवान को भी हरा देगी। उन दोनों को ये नहीं पता था कि उसी कॉन्सर्ट में यूनसंग भी आई हुई थी। वो वहां पहुंचकर बुरी तरह रोने लगती है, लेकिन कॉन्सर्ट में सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है मास्क उतारता है। सबके सब शौक रह जाते हैं। सब होता है, यानी उस बड़ी ननद का स्टेपसन। वो स्टेज से सबके सामने यूनसंग के लिए एक रोमांटिक गाना गाता है, क्योंकि उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो ये कॉन्सर्ट साथ में देखेंगे। तभी अचानक उसकी नजर क्राउड में यूनसंग पर पड़ती है। वो जोर से यूनसंग चिल्लाता है और पागलों की तरह उसकी तरफ दे। लेकिन यार, ये अमीर माँ बाप सच में किसी काम के नहीं हैं। उनकी गायब बेटी उनके सामने किसी से बचने के लिए तड़प रही थी, मदद मांग रही थी, और ये दोनों मूर्ख बस वहीं इस मौके का फायदा उठाकर वो चालाक किडनैपर यूनसंग को जबरदस्ती घसीटते हुए बाहर ले जाता है और गाड़ी में डालकर भाग निकलता है। बाहर पुलिस वाले पूरी तैयारी के साथ खड़े थे, पर पता नहीं कैसे किडनैपर उन्हें चकमा देकर गायब हो जाता है। असल में वो किडनैपर कहीं दूर नहीं गया था, बल्कि उसने पुलिस को बेवकूफ बनाकर वापस उसी जगह के आसपास छुपने का प्लान बनाया था, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ होती है। इसके बाद वो किडनैपर यूनसंग को बेहोश करने के लिए क्लोरोम सूंघा देता है। तो इस बार भी यूनसंग को बचाने की सारी कोशिशें फेल हो जाती है। पर हाँ, ताएसंग और जंगयोन को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि यूनसंग अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं भागी थी, बल्कि किसी ने उसे किडनैप किया था। ये सच जानकर जंगयोन का दिल बुरी तरह टूट जाता है। एक मां के लिए यह देखना कितना दर्दनाक होता है कि उसका बच्चा उसके सामने मदद की भीख मांग रहा हो और वो कुछ ना कर पाए। वो खुद को बहुत हेल्पलेस और गिल्टी फील करने लगती है। इसके बाद पुलिस गनवू, वो सिंगर स्टेप काउजिन, को सस्पेक्ट मानकर अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यूनसंग के काफी क्लोज आ गया था, तो पुलिस को लगता है कि इस किडनैपिंग में उसी का हाथ है। पूछताछ में गनवू सच उगल देता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उन्हें पता था कि सोसाइटी और फैमिली इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे। पर गनवू को खुद नहीं पता था कि यूनसंग के गायब होने के पीछे क्या राज है। उसने तो कॉन्सर्ट में गाना ही इसलिए गाया था ताकि यूनसंग उसे देखने आए और वो उसे ढूंढ सके। ये सब सुनकर ताएसंग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो जिस लड़के को हमेशा नीचा समझता था, आज पता चलता है कि वही उसकी बेटी से प्यार करता है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव मिन जुन ह्योक जंगयोन को समझाता है कि गनवू सच में यूनसंग की परवाह करता है और जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता।
पर तायसंग भड़क जाता है और कहता है कि प्यार व्यार सब बकवास है, गनवू ने ही उसकी बेटी को मीठी मीठी बातों में फंसाया हो। उसे लगता है कि गनवू ने ही यूनसंग को साथ भागने के लिए कहा होगा या फिर उसी ने यूनसंग को कहीं छुपा रखा होगा। रात को जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वो घमंडी सास फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देती है और जंग यौन को ताने मारने लगती है। पर इस बार तायसंग, जो आज तक अपनी मां के सामने मुंह नहीं खोलता था, वो जंग यौन के सपोर्ट में बोल पड़ता है। हालांकि सास को ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि उनका बेटा पहली बार उन्हें पलटकर जवाब दे रहा है, पर वो समझ जाती है कि वो ऐसा अपनी पत्नी की प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, तो वो चुप हो जाती है। रात को जब जंग यौन को नींद नहीं आती तो वो अनजाने में ही गनवू के कमरे में चली जाती है। वहां वो यूनसंग और गनवू की तस्वीर देखती है।